नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू हम लेके आए हैं। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। बेहतरीन एमसीक्यू सेशन जिसकी शुरुआत करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट और खास एमसीक्यू के साथ में, तो शेयर जरूर करिएगा ताकि मैक्सिमम जो है लोग हमसे कनेक्ट हो सके और इस बेहतरीन एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के सामने ये रहा। The client is receiving heparin for thrombophlebitis of the left lower extremity. Which of the following drug reverses the effect of heparin? साइनोकोबालामिन, प्रोटामिन सल्फेट, स्ट्रेप्टोकाइनेज और सोडियम वारफरिन। क्या पूछा गया है? एक मरीज को हिपेरिन दिया जा रहा है। हिपेरिन एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। कैसी ड्रग है? एंटीकोएगुलेंट। ये क्लियर है फंडा यहाँ से। दूसरा, किसको दिया जा रहा है, किसके लिए? फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है? आईवी साइट का एक कॉम्प्लिकेशन है जिसमें थ्रोम्बस वर्ड फॉर सेकेंडरी प्लेटेड प्लग एंड फ्लेबाइटिस वर्ड फॉर इन्फ्लामेशन ऑफ द वेन। तो वेन के अंदर एक सेकेंडरी प्लेटेड प्लग बना या थ्रोम्बस बना और उसकी वजह से वेन का इन्फ्लामेशन हो गया। इसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहते हैं। ये आईवी जो साइट होती है उसका कॉम्प्लिकेशन होता है। आईवी साइट के दो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक इनफिल्ट्रेशन और दूसरा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो यहाँ थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुई है लेफ्ट लोअर एक्सट्रीमिटीज की। मरीज हिपेरिन रिसीव कर रहा है और उसको थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग रिवर्सेज द इफेक्ट? कौन सी दवाई हिपेरिन के इफेक्ट को रिवर्स कर देगा? सवाल ने पूछा है रिवर्सेज द इफेक्ट ऑफ हिपेरिन। तो जो हिपेरिन का इफेक्ट है उस इफेक्ट को क्या कर देगी दवाई? रिवर्स कर देगी। साइनोकोबालामिन, प्रोटामिन सल्फेट, स्ट्रेप्टोकाइनेज और सोडियम वारफरिन। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। यहाँ पे हिपेरिन का एंटीडोट पूछा है बेसिकली हमें, और यू ऑल नो हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? प्रोटामिन सल्फेट। तो प्रोटामिन सल्फेट बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। हिपेरिन का एंटीडोट और हिपेरिन के इफेक्ट को रिवर्स करने वाली जो दवाई है वो प्रोटामिन सल्फेट है। ए ऑप्शन में जो साइनोकोबालामिन है वो विटामिन बी 12 का ही नाम है। विटामिन बी 12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी वाले एनीमिया में इसको काम में लिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। सी ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकाइनेज दिया हुआ है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। कैसा एजेंट है ये? थ्रोम्बोलाइटिक। इट्स नॉट ए एंटीकोएगुलेंट, ये थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है। थ्रोम्बस को लाइसिस या तोड़ने वाला होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, इस तरीके के जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है उसका एंटीडोट जो है वो वहां पे काम में लिया जाता है। जो है इनका जब टॉक्सिक इफेक्ट होता है और इनका टॉक्सिक इफेक्ट ये होता है कि जो स्ट्रेप्टोकाइनेज या थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं वो ब्लीडिंग कराते हैं, है ना? क्या कराने का काम करते हैं? ब्लीडिंग। तो इनका एंटीडोट वहां पे काम में लिया जाता है जो कि हिपेरिन या संबंधित नहीं है। और इनका एंटीडोट जो होता है उसको एमाइनो कैप्रियोइक एसिड के नाम से जानते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज का एंटीडोट जो होता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का, उसको एमाइनो कैप्रियोइक एसिड के नाम से जानते हैं। लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम वारफरिन। सोडियम वारफरिन जो है वो भी एक एंटीकोएगुलेंट है, ओरल फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसका एंटीडोट वेरी गुड विटामिन के को माना जाता है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो ए, सी और डी यहाँ पे जवाब नहीं बन सकते। हमें एंटीडोट पूछा है हिपेरिन का, रिवर्स इफेक्ट करना है हिपेरिन का। तो हिपेरिन का एंटीडोट या रिवर्स इफेक्ट देने वाला जो मेडिकेशन है वो है प्रोटामिन सल्फेट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्लाइंट इज एडमिटेड विद ए ब्लड प्रेशर ऑफ 210/120। ये मरीज का ब्लड प्रेशर है 210/120। हर डॉक्टर ऑर्डर्ड फ्रूसेमाइड 40 mg IV स्टेट। 40 mg फ्रूसेमाइड जो है इंट्रावेनसली स्टेट यहाँ पे ऑर्डर किया गया है। ब्लड प्रेशर है 210/120 और फ्रूसेमाइड एडमिनिस्ट्रेशन करना है 40 mg आपको, है ना? ब्लड प्रेशर को कम करने का पहला दवाई यहाँ पे काम में लिया जाता है डाययूरेटिक। फ्रूसेमाइड एक डाययूरेटिक कैटेगरी का दवाई है, लूप डाययूरेटिक है। फ्रूसेमाइड को कौन सा डाययूरेटिक कहते हैं? लूप डाययूरेटिक। तो ये मेडिकेशन जो लूप डाययूरेटिक है, लूप ऑफ हेनले पे काम करता है इसलिए इसको लूप डाययूरेटिक कहते हैं फ्रूसेमाइड को। तो लूप डाययूरेटिक वहां पे आपको काम में लेना है। 40 mg स्टेट, बीपी है 210/120। हाउ शुड द नर्स एडमिनिस्टर द prescribed furosemide टू द क्लाइंट? ये जो फ्रूसेमाइड प्रिस्क्राइब किया गया है 40 mg IV स्टेट,
एक 210 120 ब्लड प्रेशर पे, तो क्या तरीका रहेगा इसको एडमिनिस्टर करने का लूप डाययूरेटिक को, फ्रूसेमाइड को? पहला दिया है बाय गिविंग इट ओवर 1 to 2 मिनट्स, 1 से 2 मिनट में इसको एडमिनिस्टर करना है। दूसरा है बाय हैंगिंग इट आईवी पीजी बैग, आईवी सॉल्यूशन के साथ में डाइल्यूट करके इसको देना है। तीसरा विद नॉर्मल सलाइन ओनली, एनएस के साथ में ही दे सकते हो इसको। और लास्ट है बाय एडमिनिस्टरिंग इट थ्रू ए वीनस असेस डिवाइस, वीनस असेस डिवाइस के द्वारा इसको एडमिनिस्टर करना है। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फ्रूसेमाइड? ब्लड प्रेशर है 210 120, 40 mg लूप डाययूरेटिक वहां पे आपको एडमिनिस्टर करना है। सवाल ने बहुत क्लियरली पूछा है कि उसको एडमिनिस्टर करने के तरीके के बारे में डिफाइन करो, विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड, कुछ लोगों ने जवाब देने की ठीक से कोशिश की है। फ्रूसेमाइड एडमिनिस्टर करने का तरीका देखिएगा, फ्रूसेमाइड जो मेडिकेशन है उसको आईवी सॉल्यूशन के साथ में डाइल्यूट करके या सिर्फ नॉर्मल सलाइन के साथ में देना, या एक ऑप्शन दिया हुआ है थ्रू वीनस असेस डिवाइस, वीएडी जो कहते हैं वीनस असेस डिवाइस, इसके थ्रू ही एडमिनिस्टर करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इसलिए बी सी और डी जो आप जितने भी लोगों ने दिया ये तीनों ही जवाब खोटे हैं, ये नहीं बन सकते। फ्रूसेमाइड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात है कि फ्रूसेमाइड दवाई जो होती है उसको हमेशा 1 ml जो फ्रूसेमाइड है उसको 1 मिनट के अंदर देवें। तो आपको 40 mg जो फ्रूसेमाइड देना है उसको धीरे धीरे 1 से 2 मिनट में आपको एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि ये दवाई जो है वो डाययूरेटिक है और इसको स्पीड से दिया तो ये हाइपोटेंशन कर देगी। तो कंडीशन तो हाइपरटेंशन है, उसके ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं, लेकिन इसको 1 से 2 मिनट में धीरे धीरे एडमिनिस्टर करना है टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन से हाइपोटेंशन हो सकता है क्विक मरीज को, इसलिए हमें इसको 1 से 2 मिनट में स्लोली एडमिनिस्टर करना है, ना कि मरीज जो है वो उसको हाइपोटेंशन ना हो। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है ए, बी सी और डी जो है वो खोटे जवाब है। फ्रूसेमाइड इस दवाई के दो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन याद रखिएगा। जो लूप डाययूरेटिक है इसके दो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट होते हैं। एक तो हमने बोला इसको स्लो देना है, इससे हाइपोटेंशन हो सकता है। दूसरा ये दवाई जो होती है ये ब्लड में पोटेशियम के लेवल को कम करती है। तो जो डाययूरेटिक है लूप डाययूरेटिक वो हाइपोकैलेमिया करती है। क्या करती है? हाइपोकैलेमिया। ये पोटेशियम के लेवल को क्या करती है? कम करती है, इसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। दूसरा फ्रूसेमाइड जो दवाई होती है वो टिनाइटस करती है। क्या करती है? टिनाइटस, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर जो है उसको टिनाइटस कहते हैं। तो इस दवाई से एक तो हाइपोकैलेमिया होता है, जिसको भी ये दवाई आप दे रहे हैं उसको हाइपोकैलेमिया होता है, टिनाइटस होता है। फ्रूसेमाइड दवाई जो है वो डाययूरेटिक है, डाययूरेटिक दवाई को कभी रात के समय नहीं देना होता है, इसलिए ज्यादातर ये प्रीफर करें कि मरीज को अर्ली मॉर्निंग दे, क्योंकि अगर आपने रात को ये दवाई दी तो मरीज की स्लीप में डिस्टर्बेंस होएगा, क्योंकि ये दवाई डाययूरेटिक इफेक्ट लाती है और आपने ये दवाई दे दी तो मरीज जो है पूरी रात सो नहीं पाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ए। वेरी गुड, आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट, फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की है मेडिकेशन का नाम है कैप्टोप्रिल 25 मिलीग्राम पर ओरल टीडीएस फॉर द क्लाइंट विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मरीज है, कैप्टोप्रिल दवाई वहां पे मरीज को प्रिस्क्राइब हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन कैन अकर विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैप्टोप्रिल? इस दवाई को जब हम देंगे तो क्या एडवर्स रिएक्शन हो सकती है कैप्टोप्रिल से? टिनाइटस, परसिस्टेंट कॉफ, मसल वीकनेस और डायरिया। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। कैप्टोप्रिल दवाई का नाम है, कैप्टोप्रिल दवाई जो है वो एस इनिबिटर कैटेगरी की ड्रग है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, एस इनिबिटर्स कहते हैं। इसका जो ग्रुप है कैप्टोप्रिल दवाई का वो है 8 इनिबिटर्स। और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो है वो सिक्रेट किया जाता है लंग्स के द्वारा। उस एंजाइम को इनिबिट करने का काम करके रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है उसको ब्लॉक करने का काम करती है मेडिकेशन। अब रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होता है, तो इसका एक पूरा वीडियो लेक्चर है इसी चैनल के ऊपर, तो आप उसको जरूर प्रीफर करें। प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा आपको, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम सर्च करके उन लेक्चर्स को जरूर सुने। तो इस सिस्टम को ब्लॉक करने का काम करता है ये मेडिकेशन कैप्टोप्रिल या रेमिप्रिल दवाई। प्रिल वर्ड जिसके भी पीछे आता है वो सारी की सारी एस इनिबिटर की दवाई है। तो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है। इसका सबसे कॉमन साइड इफेक्ट होता है परसिस्टेंट कॉफ, ड्राई कॉफ, है ना। परसिस्टेंट कॉफ बोलो या ड्राई कॉफ बोलो, ये इस दवाई का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। ये दवाई जो है इसका एडवर्स रिएक्शन जो रहेगा वो परसिस्टेंट कॉफ और ड्राई कॉफ रहेगा। ए और डी ऑप्शन टिनाइटस और डायरिया जो है वो इस दवाई के साथ में एसोसिएटेड नहीं है ना। जो आपकी दवाई है रेमिप्रिल कैप्टोप्रिल, ये प्रिल दवाई के साथ में एसोसिएटेड नहीं होता है डायरिया और टिनाइटस। और मसल वीकनेस जो कि सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है
मसल वीकनेस इस दवाई को देने पे हो सकता है, जब शुरू शुरू में दवाई दी जाती है मसल वीकनेस होती है, लेकिन ये ट्रीटमेंट का हिस्सा होता है, ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। तो मसल वीकनेस को हम एडवर्स इफेक्ट नहीं मानते हैं। डायरिया और टिनाइटिस एडवर्स इफेक्ट नहीं है, मतलब आप दवाई दे रहे हो, मरीज को थोड़ी मसल वीकनेस लग रही है तो बोले ये नॉर्मल है, इस दवाई के साथ में थोड़ा होता है। लेकिन अगर परसिस्टेंट कॉफ, ड्राई कॉफ आ रहा है तो दवाई को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एडवर्स रिएक्शन है और उस दवाई को बंद करना पड़ेगा, तभी ये कॉफ जो है वो ट्रीट होएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, परसिस्टेंट कॉफ या ड्राई कॉफ। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, मसल वीकनेस हमने बोला इसका इनिशियल साइन है जो नॉर्मल है, बाकी मसल वीकनेस ज्यादातर हाइपोकैलिमिया में देखने को मिलता है, हाइपोकैलिमिया वाली कंडीशन के अंदर। और टिनाइटस जो होता है, हमने अभी एक दवाई का नाम लिया फ्रूसेमाइड, उससे टिनाइटस होता है। इसके अलावा एंटी मलेरिया ड्रग जो है वो क्विनिन नाम की दवाई आती है, वो बहुत ज्यादा टिनाइटस करती है। इसके अलावा एस्प्रिन जो कि एक एनसेड ग्रुप की दवाई है, वो टिनाइटस करने का काम करती है। टिनाइटस वर्ड का मतलब होता है रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर, बजिंग ईयर के नाम से भी इसको जानते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बी। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। The doctor orders 2% nitroglycerin ointment in a 1-inch dose every 12 hours. Proper application of nitroglycerin ointment include 2% नाइट्रोग्लिसिन ऑइंटमेंट जो है 1 इंच की डोज में हर 12 घंटे में आपको लगानी है। क्या प्रॉपर तरीका रहेगा नाइट्रोग्लिसिन ऑइंटमेंट को एप्लीकेशन करते समय? क्या प्रॉपर टेक्निक रहेगी, क्या प्रॉपर तरीका काम में लेंगे जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं 2% नाइट्रोग्लिसिन ऑइंटमेंट को 1 इंच की डोज से हर 12 घंटे में? तो प्रॉपर एप्लीकेशन का तरीका यहाँ पे पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है रोटेट करेंगे एप्लीकेशन वाली साइट को। दूसरा ऑप्शन है लिमिट करेंगे एप्लीकेशन को चेस्ट पे। तीसरा है रब करेंगे स्किन पे। और लास्ट है कवर कर देंगे इसको गोज ड्रेसिंग से। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। 2% नाइट्रोग्लिन ऑइंटमेंट आपको 1 इंच के एरिया में हर 12 घंटे में अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करते समय, ऑइंटमेंट को अप्लाई करते समय प्रॉपर तरीका क्या रहेगा? रोटेट करेंगे, लिमिट करेंगे चेस्ट वाले में, रब करेंगे स्किन के ऊपर, और कवर करेंगे गोज ड्रेसिंग से। वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है, कुछ लोगों का जवाब खोटा है। जवाब खोटा है। देखिएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है रोटेटिंग एप्लीकेशन साइट। नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट जो होता है, ये नाइट्रोग्लिसरीन का जो एप्लीकेशन है उसको रोटेट करना सबसे अच्छा तरीका है स्किन के इरिटेशन को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये पहला आंसर बिल्कुल सही है कि इसको रोटेट करना है एप्लीकेशन की साइट को। ए इज द करेक्ट वन। और इसका रीजन है टू प्रिवेंट स्किन इरिटेशन। अगर आप एक ही जगह पे लगातार इसको अप्लाई करेंगे तो स्किन का क्या होगा? इरिटेशन। इसलिए एप्लीकेशन वाली साइट को क्या करते जाओ? रोटेट करते जाओ। इसलिए ये ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि साइट को रोटेट करते रहना होता है और इसको अप्लाई करना होता है। साइट को जब आप रोटेट करते हो तो ज्यादातर इसको अप्लाई करना होता है बैक पे, अपर आर्म के ऊपर, है ना, पीछे की तरफ बैक पे और अपर आर्म के ऊपर। इसको कभी भी लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब जो हिप वाला एरिया, जो बटक वाला एरिया है, उससे नीचे कभी भी नहीं जाते, उससे ऊपर ऊपर ही अप्लाई करना है, नियर टू हार्ट अप्लाई करना है, तभी ये इफेक्ट दिखाएगी। अगर आप पाँव के तलवे में अप्लाई कर दो कि पैच हमने पाँव के तलवे, वो किसी काम का नहीं है। पाँव के तलवे में अप्लाई करना ही करना होता है, लोअर एक्सट्रीमिटीज में इसको कभी भी अप्लाई नहीं करते। इस लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। ऑप्शन बी जो है और ऑप्शन सी जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी बोला है लिमिटेटिंग एप्लीकेशन टू द चेस्ट। चेस्ट वाले एरिया में इसका एप्लीकेशन लिमिट करेंगे, मतलब सिर्फ चेस्ट में ही करेंगे, इसलिए खोटा है। क्योंकि इसका ज्यादातर एप्लीकेशन कहाँ किया जाता है? बैक वाले एरिया में, अपर आर्म में। तो चेस्ट वाले एरिया में ही इसको अप्लाई करना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये खोटा जवाब है ना, कि ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि नाइट्रोग्लिसरीन पैच है तो सिर्फ चेस्ट पे ही लगेगा, ये गलत है। याद रखिएगा, कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ज्यादातर हम सोच लेते हैं कि चेस्ट में पेन होती है तभी नाइट्रोग्लिसरीन काम में लेते हैं और चेस्ट पे ही अप्लाई करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत जवाब है। रब करेंगे स्किन पे, ये भी नहीं करना होता है, मतलब इसको स्किन के ऊपर रब नहीं करना होता है। रब करने से और एक ही जगह पे बार बार अप्लाई करने से क्या होगा? हमने बोला उससे स्किन का इरिटेशन होता है। तो स्किन के ऊपर रब नहीं करते हैं, ऑइंटमेंट है इसको लगा के छोड़ देते हैं। रब करना मतलब लगाने के बाद में उसको वहां पे थोड़ा मालिश करना, तो वो नहीं करना है आपको, सिर्फ लगा के छोड़ देना है, अपना आप एब्जॉर्ब हो जाएगा स्लोली स्लोली। रबिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, इसलिए सी ऑप्शन भी खोटा है।
और कवर करेंगे विद ए गोज ड्रेसिंग, तो इसको कभी भी गोज ड्रेसिंग से कवर नहीं करते हैं। इसको कवर करने के लिए स्पेशली जो है वहां पे पेपर सब्सटेंस अवेलेबल होते हैं जो बने होते हैं, तो पेपर सब्सटेंस से कवर करते हैं, गोज ड्रेसिंग से इसको कवर नहीं करते हैं। तो बी, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब हो गए अबाउट द नाइट्रोग्लिसरीन ऑइंटमेंट। ए करेक्ट आंसर है कि एप्लीकेशन की जो साइट है उसको क्या करते रहो, रोटेट करते रहो। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। लिडोकैन इज ए मेडिकेशन फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्ड फॉर ए क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग, लिडोकैन एरिथमा, एरिथमा या डिसएरिथमियाज के अंदर काम में लेते हैं। ये मेडिकेशन जो है एंटी एरिथमिक ड्रग कहलाती है और इस दवाई का इफेक्ट एंटी एरिथमिक इफेक्ट है। तो ये दवाई जो है वो फ्रीक्वेंटली ऑर्डर की जा रही है जो क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग कर रहा है एट्रियल टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक और वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। लिडोकैन किस ग्रुप की दवाई है, तो लिडोकैन जो है वो एक एनेस्थेटिक एजेंट है और इसको यूज किया जाता है एज ए एंटी एरिथमिक इफेक्ट के लिए, एरिथमा को ट्रीट करने वाले इफेक्ट के लिए। तो सवाल ने ये पूछा है कि ये दवाई कौन से मरीज को ऑर्डर किया जाएगा। बहुत बढ़िया, मैक्सिमम पीपल आर करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, आप लोगों ने सही से पहचाना। लिडोकैन यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वीटी, है ना, वीटी के ट्रीटमेंट के अंदर। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वीटी के ट्रीटमेंट में काम में ली जाती है लिडोकैन दवाई, इट्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वीटी। ये दवाई जो होती है इसका स्लोली इफेक्ट होता है एंटी एरिथमिक, है ना, धीरे धीरे ये काम करती है और इंक्रीज करती है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन थ्रेशोल्ड ऑफ द वेंट्रिकुलर विदाउट डिप्रेशन ऑफ द फोर्स ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को अफेक्ट किए बिना इसको इसके रिदम को मैनेज करने का काम करती है लिडोकैन। एट्रियल प्रॉब्लम, चाहे एट्रियल टेकिकार्डिया हो, एट्रियल फ्लटर हो, एट्रियल फिब्रिलेशन हो, जितनी भी प्रॉब्लम एट्रियल एरिथमिया से संबंधित रहती है, एट्रियल एरिथमियाज के अंदर इस दवाई को काम में नहीं लिया जाता, इसलिए ए ऑप्शन ये खोटा हो गया क्योंकि इसको वेंट्रिकुलर एरिथमिया में काम में लेते हैं और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। तो एट्रियल टेकिकार्डिया तो गलत हो गया। हार्ट ब्रोक और वेंट्रिकुलर ब्रेडिकार्डिया दोनों ही कंडीशन जो है उसमें हार्ट रेट स्लो होती है, कम होती है। तो जब हार्ट रेट कम होती है तो लिडोकैन का कोई रोल नहीं है। ब्रेडिकार्डिया वाली कंडीशन में या हार्ट ब्लॉक में इसको यूज ही नहीं लेते हैं क्योंकि ये फर्दर स्लो करती है, तो पहले से ही हार्ट स्लो है इन दोनों कंडीशन में। तो सी और डी जो बिल्कुल खोटे जवाब हो गए। तो ए, सी और डी खोटे जवाब है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लिडोकैन इज यूज फॉर द वेंट्रिकुलर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। Which information obtained from the mother of a child with cerebral palsy most likely correlated to the diagnosis? एक मरीज का डायग्नोसिस बना है सेरिब्रल पाल्सी, कल हमने पढ़ा था सेरिब्रल पाल्सी बीमारी को। तो मरीज का डायग्नोसिस बना है सेरिब्रल पाल्सी, कौन सा जो है कंडीशन इसके साथ में कोरिलेट हो रहा है, मतलब जब आप सेरिब्रल पाल्सी वाले बच्चे की मदर से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं तो कौन सी इंफॉर्मेशन कोरिलेट होती है कि हाँ ये हुआ था इसीलिए शायद सेरिब्रल पाल्सी हुई है। पहला है सी वाज बोर्न एट 42 वीक, 42 वीक पे बोर्न होना ये पोस्ट टर्म वाली कंडीशन में आता है। तो क्या पोस्ट टर्म होने के कारण सेरिब्रल पाल्सी होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, सी हैड मेनिंजाइटिस व्हेन सी वाज 6 मंथ ओल्ड, जब 6 महीने का था तो उसको मेनिंजाइटिस हुई, तो क्या मेनिंजाइटिस का कॉम्प्लिकेशन है सेरिब्रल पाल्सी। तीसरा, सी हैड फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होने की वजह से उसको सेरिब्रल पाल्सी हुई, तो क्या सेरिब्रल पाल्सी का कारण फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है। और लास्ट है सी हैज फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट, उसको बार बार सोर थ्रोट होता है इसलिए सेरिब्रल पाल्सी हुई, तो क्या सेरिब्रल पाल्सी में सोर थ्रोट की हिस्ट्री होती है। चार ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्या करेक्ट जवाब होना चाहिए। सेरिब्रल पाल्सी क्या होता है तो मैंने कल भी बताया था, इसको लिटिल डिजीज के नाम से जानते हैं। इमेच्योर ब्रेन के अंदर किसी कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से सेरिब्रल पाल्सी होती है, मोटर की बीमारी होती है, मूवमेंट के साथ में प्रॉब्लम होती है और मोस्ट कॉमन टाइप की सेरिब्रल पाल्सी स्पास्टिक सेरिब्रल पाल्सी होती है। तो जो सेरिब्रल पाल्सी का मरीज होता है उस मरीज के अंदर बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है कि न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट आते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब पहला ऑप्शन कह रहा है कि 42 वीक गेस्टेशन, तो ये पोस्ट टर्म बेबी है, तो सेरिब्रल पाल्सी का संबंध पोस्ट टर्म से नहीं है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल खोटा हो गया क्योंकि हमने बोला ये बीमारी किससे संबंधित है, न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट से। और न्यूरोलॉजिकल एलिमेंट का यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दी है वो एकमात्र प्रॉब्लम है जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या नर्वस सिस्टम से संबंधित है और उस बीमारी का यहाँ पे नाम दिया हुआ है मेनिंजाइटिस। क्या नाम है, मेनिंजाइटिस। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर मरीज को मेनिंजाइटिस की हिस्ट्री है जब वो 6 महीने का था, तो 6 महीने के बच्चे को अगर मेनिंजाइटिस हुई है तो कहीं ना कहीं वहां पे हाइपोक्सिया हुआ है, ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई है और जब ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई है तो बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी डेवलप हुई है।
सेरेब्रल पाल्सी हमने बोला एक मोटर की बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो आपको ऑप्शन भी वो सर्च करना है जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है, और इन 4 ऑप्शन में एकमात्र मेनिंजाइटिस नर्वस सिस्टम की ही प्रॉब्लम है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही है सेरेब्रल पाल्सी, और उसके होने का कारण यही होता है कि बर्थ ट्रॉमा या कोई इन्फेक्शन हो जाए ब्रेन को, कोई स्पाइनल कॉलम में इन्फेक्शन हो जाए। मेनिंजाइटिस जो है वो ब्रेन की पैरेन्काइमा, जो 3 ब्रेन की कवरिंग लेयर होती है, सबसे आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर, बीच वाली एरेक्नोइड मैटर और सबसे अंदर वाली जो पाया मैटर लेयर है, उन लेयर का इन्फ्लामेशन ही मेनिंजाइटिस कहलाता है। तो मेनिंजाइटिस वाली कंडीशन जो है उसका एज ए कॉम्प्लिकेशन बच्चे को वहां पे सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है। सी ऑप्शन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो है वो सेरेब्रल पाल्सी का कारण नहीं बनता है, और ये नॉर्मल माना जाता है न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर, और ऑटो ट्रीट हो जाता है। और फ्रीक्वेंट सोर थ्रोट अगर किसी बच्चे को हो रहा है तो लेटर ऑन उसको रूमेटिक फीवर, और रूमेटिक फीवर विल लीड टू रूमेटिक हार्ट डिजीज हो सकता है। तो रूमेटिक हार्ट डिजीज अगर कोई बच्चा लेके आया है, रूमेटिक फीवर लेके आया, तो उसमें हमें हिस्ट्री कलेक्ट करनी है सोर थ्रोट का, इसका संबंध सेरेब्रल पाल्सी से नहीं होता। तो ए सी ओ डी खोटे जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मेनिंजाइटिस का अगर हिस्ट्री है मरीज का तो डेफिनेटली ये सेरेब्रल पाल्सी के से कोरिलेटेड है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिए। 10 साल का बच्चा है, ट्रीटमेंट किया जा रहा है अस्थमा का। 10 साल का बच्चा है और किसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है? अस्थमा का। बिफोर एडमिनिस्ट्रेसिंग थियोडूर द नर्स शुड चेक द, क्या चेक करेंगे थियोडूर को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले? थियोडूर जो है वो एक ब्रोंको डायलेटर है, थियोडूर एक ब्रोंको डायलेटर है, उसको एडमिनिस्टर करने से पहले, ये एक ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंको डायलेटर, थियोफाइलिन है ना, थियोफाइलिन है ना, एमाइनोफाइलिन, तो ये ब्रोंकोडायलेटर है। इसको एडमिनिस्टर करने से पहले क्या चेक करोगे आप? यूरिन आउटपुट चेक करोगे, ब्लड प्रेशर, पल्स या टेम्परेचर? ब्रोंकोडायलेटर, किसी भी ब्रोंकोडायलेटर को एडमिनिस्टर करने से पहले, ब्रोंकोडायलेटर को किसी मरीज को देने से पहले हमेशा चेक किया जाता है फॉर टेकिकार्डिया। बहुत बढ़िया। ब्रोंकोडायलेटर जो है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हमेशा टेकिकार्डिया होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो ब्रोंकोडायलेटर का होता है उसका टेकिकार्डिया होता है। टेकी मतलब फास्ट, कार्डिया मतलब हार्ट, हार्ट को फास्ट करना मतलब हार्ट रेट का ज्यादा होना। तो टेकी को चेक करना पड़ेगा तो हार्ट रेट चेक करना पड़ेगा, मतलब क्या चेक करना पड़ेगा? पल्स। वेरी गुड, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रोंकोडायलेटर का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट है टेकिकार्डिया, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? पल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक्सट्रीम टेकिकार्डिया जो है वो रिपोर्ट करना होता है हमें फिजिशियन को। एक्सट्रीम टेकिकार्डिया मतलब बहुत ज्यादा टेकिकार्डिया हो रहा है, बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन हो रहा है, मरीज को प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको तुरंत इन्फॉर्म करना होता है। यूरिन आउटपुट, ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, जो कि ए, बी और डी के अंदर दिया हुआ है, ये तीनों ही खोटे जवाब है, इनका रिलेशन ब्रोंकोडायलेटर से नहीं होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। एन एल्डरली क्लाइंट इज डायग्नोसिस विद ओवेरियन कैंसर, एक एल्डरली क्लाइंट है, डायग्नोसिस हुआ है ओवेरियन कैंसर। सी हैज सर्जरी फॉलोड बाय कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी दिया गया था पहले उसको, कीमोथेरेपी मतलब थ्रू मेडिकेशन ट्रीट किया आपने कैंसर को, और अब उसको सर्जरी किया जा रहा है। और कीमोथेरेपी में जो एजेंट दिया था उसको फ्लोर यूरासिल दिया था, आईवी 5FU है ना, फ्लोर यूरासिल FU दवाई आती है, ये दी गई थी कीमोथेरेपेटिक एजेंट में सर्जरी के बाद में। तो ओवेरियन कैंसर था, सी एड सर्जरी हुई और फॉलोड बाय कीमोथेरेपी विद 5FU है ना, उसके बाद में उसको कीमोथेरेपी दिया गया था 5FU। व्हाट शुड द नर्स डू इफ सी नोटिस क्रिस्टल एंड क्लाउडीनेस इन द आईवी मेडिकेशन, जो आईवी मेडिकेशन है उसके अंदर नर्स ने क्या नोटिस किया कि उसमें बहुत सारे क्रिस्टल और क्लाउडीनेस है आईवी मेडिकेशन के अंदर, तो क्या आप वहां पे करेंगे? एज ए नर्स क्या काम करेंगे? कीमोथेरेपी 5FU मरीज को स्टार्ट किया, सर्जरी के बाद में ओवेरियन कैंसर था और सर्जरी हुई, और जो कीमोथेरेपी ड्रग है उसके अंदर क्रिस्टल और क्लाउडीनेस है आईवी मेडिकेशन के अंदर, क्या चीज आप करेंगे? पहला है डिस्कार्ड कर देंगे सॉल्यूशन को और एक नया बैग ऑर्डर करेंगे, दूसरा है सॉल्यूशन को गर्म करेंगे, वार्म करेंगे, तीसरा है कंटिन्यू करेंगे इन्फ्यूजन को और फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट कर देंगे, और चौथा है डिसकंटिन्यू कर देंगे मेडिकेशन को। कौन सा एक्शन वहां पे आप काम में लेंगे? वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक से जवाब दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। देखिएगा क्रिस्टल जो है सॉल्यूशन के अंदर कभी भी नॉर्मल नहीं होता है। अगर वो जो सॉल्यूशन है उसमें क्रिस्टल है, क्लाउडीनेस है, तो ये कभी भी नॉर्मल नहीं है, ये अब नॉर्मल है, ये सॉल्यूशन सही नहीं है। और जब सॉल्यूशन सही नहीं होता तो उसको यूज भी नहीं करना होता, उसको मरीज को एडमिनिस्टर भी नहीं करना होता है। अगर उसको आप मरीज को एडमिनिस्टर नहीं करोगे तो क्या कर दोगे? उसको डिस्कार्ड कर दोगे और एक नया बैग ऑर्डर करोगे। तो सॉल्यूशन को तो क्या कर देंगे? डिस्कार्ड, और एक नया बैग वहां पे क्या करेंगे? ऑर्डर। सॉल्यूशन को कभी भी वार्म नहीं करना होता है, कंटिन्यू इन्फ्यूजन नहीं कर सकते हो हम, क्योंकि हमने बोला कि क्रिस्टल कभी भी नॉर्मल नहीं है,
और मेडिकेशन को सिर्फ डिसकंटिन्यू करना इलाज नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर दो और नया बैग जो है वहां पे ऑर्डर कर दो। सिर्फ डिसकंटिन्यू करना भी करेक्ट आंसर नहीं रहेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ए, डिस्कार्ड कर देंगे सॉल्यूशन को और नया बैग जो है वहां पे हम काम में लेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ए इज द करेक्ट वन, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा। एक फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया रेगुलर इंसुलिन 5 यूनिट सबक्यूटेनियस। रेगुलर इंसुलिन, इंसुलिन आर है ना, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होता है रेगुलर इंसुलिन। ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन भी कहते हैं इसको, ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन, HAI, ह्यूमन एक्ट्रापिड इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन, आर इंसुलिन। 5 यूनिट सबक्यूटेनियस इंसुलिन हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से लगता है। रेगुलर इंसुलिन बिगिन टू एक्सर्ट एन इफेक्ट, इसका इफेक्ट आना कब शुरू होगा, इसका इफेक्ट कब स्टार्ट होता है, 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट, 30 से 60 मिनट और 60 से 120 मिनट। रेगुलर इंसुलिन के ऑनसेट, टाइम ऑफ ऑनसेट है ना, फॉर एक्शन ऑफ रेगुलर इंसुलिन, ये पूछा है कि इसका एग्जर्ट इफेक्ट कब आना शुरू होता है। बी खोटा है, बी नहीं हो सकता, 10 से 20 कम टाइम है, 30 से 60 मिनट। हम बोलते हैं मरीज को नहीं, खाना खाने के आधा घंटे पहले बताना, आपको शुगर चेक करेंगे, इंसुलिन लगाएंगे। तो आधा घंटा पहले क्यों, क्योंकि आप ब्लड शुगर चेक करके फिर रेगुलर इंसुलिन लगाएंगे और इंसुलिन का इफेक्ट आना शुरू होता है 30 मिनट बाद में, 30 से 60 मिनट। तो सी करेक्ट आंसर है। 30 टू 60 मिनट जो है वो टाइम पीरियड होता है रेगुलर इंसुलिन का ऑनसेट ऑफ एक्शन। ए, बी और डी खोटे जवाब है क्योंकि ये टाइम पीरियड रेगुलर इंसुलिन से संबंधित नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिए। द क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर फ्रॉम द इमरजेंसी रूम विद ए मल्टीपल इंजुरीज सस्टेन फ्रॉम ए ऑटो एक्सीडेंट, है ना, बाइक एक्सीडेंट हुआ, ऑटो एक्सीडेंट हुआ, मल्टीपल इंजुरी हुई है उस मरीज को, इमरजेंसी में एडमिनिस्टर हुआ है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है हिस्टामिन ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर वहां पे एडमिनिस्टर करने का बोला है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर वहां पे मेडिकेशन जो है वो एडवाइज हुई है। द रीजन फॉर दिस ऑर्डर इज, ये ऑर्डर का क्या कारण है, मल्टीपल इंजरी हुई है, ऑटो एक्सीडेंट हुआ है, हिस्टामिन ब्लॉकर दवाई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, क्या रीजन है इस ऑर्डर को प्रिस्क्राइब करने का। फर्स्ट है टू ट्रीट जनरल डिस्कम्फर्ट, सेकंड है करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, थर्ड है टू प्रिवेंट स्ट्रेस अल्सर और फोर्थ है टू ट्रीट नोजिया। तो देखिएगा जो भी मरीज का एक्सीडेंट होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, इंजरी होती है ब्रेन को, तो उसकी वजह से मरीज जो है वो स्ट्रेस के अंदर होता है और जो मरीज स्ट्रेस में होता है उसमें स्ट्रेस अल्सर बनते हैं। स्ट्रेस अल्सर को हम कुसिंग अल्सर के नाम से जानते हैं, है ना, मरीज में क्या बनते हैं, स्ट्रेस अल्सर। स्ट्रेस अल्सर को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, कुसिंग अल्सर, कुसिंग अल्सर ना, कुसिंग अल्सर। कुसिंग अल्सर, स्ट्रेस अल्सर किससे संबंधित है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ब्रेन इंजुरी और सेरेब्रल एडिमा से संबंधित। कुशिंग अल्सर क्या होता है, स्ट्रेस के कारण जो आपका स्टोमक होता है, उस स्टोमक के अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो स्टोमक है उसमें एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सिक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अलावा सिक्रेट होता है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर स्टेरॉइड। जो स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो स्टोमक की जो म्यूकस लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर देते हैं, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो स्टोमक के अंदर अल्सर फॉर्मेशन कर देते हैं। तो एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेट होने वाला स्टेरॉइड हार्मोन स्टोमक की म्यूकोजल लाइनिंग को डैमेज करेगा और फिर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो वहां पे क्या फॉर्म करेगा, अल्सर। इस अल्सर को कुशिंग अल्सर कहते हैं जो स्ट्रेस की वजह से बनते हैं। अब यहाँ पे मरीज को अगर ये अल्सर बन रहे हैं तो उसको प्रिवेंट करने का तरीका है कि आप जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन को कम करो, और उसके सिक्रेशन को कम करने में H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का रोल होता है। तो स्ट्रेस अल्सर को प्रिवेंट करने का तरीका है H2 रिसेप्टर मेडिकेशन। तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए, बी और डी का संबंध H2 रिसेप्टर ब्लॉकर मेडिकेशन से नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो सारथीपन दिखाइए, किसी की मुस्कान का कारण बनिए, नए दिन की शुरुआत करिए एक नई मुस्कान के साथ में, 20 लोगों को शेयर करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, अपनी मोरल ड्यूटी समझ के शेयर करें और किसी आदमी की जिंदगी में रोशनी लाने की कोशिश करें। तो मिलते हैं दोबारा एक नई एनर्जी, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, किसी और भविष्य को उज्जवल बनाने के पर्पज से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।